स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के इस एटमॉस्फेयर के अंदर आप सभी बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि सभी बैठे बैठे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स को बीएससी पार्ट थर्ड का जो एक बीएससी पार्ट थर्ड के लिए एक नया टॉपिक चल रहा है, उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था उसके अंदर भी यही चल रहा था, उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। और उसमें हमने एक आपको सेक्शंस करवा दिया था, एक मेथड करवा दिया था। वो मेथड था रफ पद्धति। जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैंने रफ पद्धति आपको बता दी। इससे पहले हमने एक टॉपिक लिया था निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन, और निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित करने के दो मेथड काम में लिए गए थे। उसके अंदर एक मेथड था क्लियरली संश्लेषण और दूसरा था सावरण मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे। इंपोर्टेंट मैंने कहा था सावरण विधि को छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा, पूछा नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियरली संश्लेषण पे विशेष रूप से फोकस करिएगा, क्योंकि क्लियरली संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। और क्लियरली संश्लेषण में मैंने कहा था कि इसमें इस अभिक्रिया में होता क्या है कि क्लियरली संश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मूल एल्डोस समूह काम में लिया जाता है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स काम में कार्बोनिल जो समूह लिया गया था, वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोनिक समूह, क्योंकि उसमें सममित कार्बन मौजूद होता है। जब उसकी HCl से क्रिया करवाते हैं तो सममित कार्बन का असममित कार्बन में परिवर्तन होने से दो प्रकार के प्रकाशित समअवयवों के बराबर बनने की संभावना रहती है। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले एल्डोस को क्या किया जाता है, निम्नतर एल्डोस की HCl से क्रिया करवा करके उनके क्या बनाए जाते हैं, सबसे पहले उनके HCl से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बना दिए जाते हैं। अब बने हुए जो साइनोहाइड्रिन थे उनकी फिर किससे क्रिया करवाई जाती है, क्रिया किससे करवाएंगे बताइएगा, उनको कुछ करवाएंगे। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है क्लियरली संश्लेषण में क्या क्या स्टेप्स होती है, दो प्रकार के बनेंगे, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन और मैनोनिक साइनोहाइड्रिन। फिर उनको एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करवाएंगे। साइनाइडो का क्या करवाएंगे, जलपघटन। तो उनका तनु अम्लों या तनु क्षारों के द्वारा जलपघटन करवाया जाता है, जिससे बने हुए साइनोहाइड्रिन किसमें एल्डोनिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन होगा तो कन्वर्ट होगा ग्लूकोनिक एसिड में, अगर वो मैनोनिक साइनोहाइड्रिन होगा तो कन्वर्ट होगा मैनोनिक एसिड में। अब बने हुए जो एल्डोनिक एसिड थे उनको जब गर्म किया जाता है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गामा लैक्टोन्स में। उनके गामा लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गामा लैक्टोन्स में परिवर्तित होने के बाद उनका क्या करवा दिया जाता है, अपचयन प्रोसेस करवा दिया जाता है। अपचयन प्रोसेस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिंग के ब्रेक होने के बाद में कंपाउंड्स फॉर्मेट होते हैं। तो ये हमने पूरे प्रोसेस देखे थे वहां पर। और वहां लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन गया था कि निम्नतर एल्डोस से एक कार्बन अधिक वाले किसकी प्राप्ति हो गई थी, कार्बन अधिक वाले एल्डोस की प्राप्ति हो गई। तो निम्नतर एल्डोस से उच्चतर एल्डोस, वहां अगर हमने डी प्लस अरेबिनोस एल्डोपेंटोस काम में लिया था तो उससे एल्डोहेक्सोस के रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति कर रहे थे। जरूरी नहीं मैं डी प्लस ग्लूकोज ही बनाऊंगा, डी प्लस अरेबिनोस से मैं डी प्लस मैनोज भी तो बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि जब एल्डोपेंटोस अगर डी प्लस अरेबिनोस हमने लिया था, जब उसकी HCl से क्रिया करवाते हैं तो दो प्रकार के प्रकाशित समूहों के बनने की बराबर संभावना रहती है। अगर मान लीजिए जो साइनोहाइड्रिन जो हमने बनाया, अगर उसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो समझ जाइएगा वहां डी प्लस मैनोज अंतिम प्रोडक्ट बनेगा। अगर उसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में, रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए उसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में है, जब तो कौन सा बनेगा, सेकंड और थर्ड पर OH समूह होने के कारण जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो डी प्लस मैनोज होगा। अगर मान लीजिए सेकंड जो कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में ना होकर के राइट हैंड साइड में हो, तो उसमें दोनों OH ग्रुप सेकंड और थर्ड कार्बन पर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा। उस स्थिति में वहां ग्लूकोज बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, फिलहाल रफ पद्धति को एक बार मैं शायद रिकॉल करूँ आपको, क्योंकि पिछला वीडियो में आपको जानते हो कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में आ जाए। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में तो थर्ड ईयर का मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में बहुत कम कमेंट्स आते हैं कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, बताते नहीं है। सेकेंडली ये प्रॉब्लम्स की, किसी की प्रॉब्लम्स होती है, किसी की मैंने अभी सर से सुना था कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि सर हमने तो ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल्स भी खरीदे और हमें समझ में भी नहीं आ रहा। तो देखो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है, जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ना, आप उनको देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं,
बार बार देखिए। और जब आप बार बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं केवल वो ही आपको मैटर यहाँ करवा रहा हूँ, ओरली का पूरा लिखवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसलिए लिखवा क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको केवल समझना है। रिटर्न वर्क कम से कम करना है। रिटर्न वर्क तो मैं जो बोल रहा हूँ वो एचटीज है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल अगर आपने मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेन तो रिएक्शन सी होती है और होती क्या है, और आपको मैकेनिज्म पोर्शन पे नहीं जाना है। अगर आपने सेकेंड ईयर रियल में ढंग से की है मैकेनिज्म पोर्शन को तो आपको यहाँ प्रॉब्लम्स आई नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ये ध्यान रखिए। इसमें मेरे भी मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि मैं अभी ये कहूँगा साइनाइडों के जल वजन पर एसिड बन गए तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर कैसे बना दिया आपने, तो एसिड कैसे बनाया? तो भाई एसिड ऐसे बना है कि साइनाइड को आप जल वजन करवा करके देख लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो थर्ड यूनिट आपने पढ़ी है लास्ट ईयर में, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन दे रखा था, तो वहां करवाया गया था, तो वहां अपने प्रोडक्ट्स बनाए होंगे तो वहां देखा होगा, और नहीं पूछा था। उसमें मेरी मिस्टेक्स नहीं है कि लास्ट जो सेशन था आपका सेकेंड ईयर का उसमें शायद मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ाई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई। कोई बात नहीं है, जिनकी सर ने पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई है। फर्स्ट ईयर में क्या, ये तो फर्स्ट ईयर में मैंने बता दिया था 15 यूनिट वगैरह, तो ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम्स है। आपको प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो वीडियोस को बार बार देखिए, क्या कंसेप्ट लगाया गया था वो देखिए, क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, सेकेंड ईयर की बात नहीं, 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, वो कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा यूज करिएगा। तो देखो जब तक आप कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना है, तो थोड़ा सा अवेयर हो, वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा। और जिनको प्रॉब्लम्स आई है उन जिन स्टूडेंट्स को, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा ना कि इस स्टेप्स पर हमें आ रहा है, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जिनने भी कमेंट्स डाले मेरे को लगा कि हाँ वास्तव में कुछ है, तो उसका रिप्लाई मिला है। किसी ने कहा था सर वॉइस सेम नहीं होता, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो वॉइस पहले फैन चल रहा था इस वजह से नहीं आ रहा था। सेकेंडली की बहुत क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो आपके मेगा 80 मेगापिक्सल पर ये वीडियो शूट आउट हो रहा है, और जब वो कंप्रेस करके डाला जाता है आपको 420 मेगापिक्सल पर उसको सेट करना है और उसको देखना है, क्लियरेंस होगा। और ये मत समझिएगा, उनको थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो शायद नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो रिपीट होगा, कोई ना कोई आपको पढ़ाएगा जरूर, कोई ना कोई आपको जरूर पढ़ाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट कल का तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कल का मेरा भी भरोसा नहीं है ना, इसलिए बी पॉजिटिव रहता हूँ फिर भी, कि जितना हो सके मेरे से, जितना अच्छा हो सके उतना मैं ट्राई करता रहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उससे भी बेटर करके देखिए, ओके। तो थोड़ा सा हम चलते हैं रफ पद्धति को, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ अलग से। ध्यान रखिएगा जो रफ पद्धति हमने काम में ली थी, रफ मेथड को थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं, देखिएगा क्योंकि रिकॉल करना मेरे को। देखो उसमें मैं कहा था कोई भी उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में परिवर्तित करवाते हैं, तो उसमें पहला मेथड मैंने रफ विधि ली, और इस रफ विधि में हमने क्या किया था आपको अगर पूरा प्रोसीजर में बता दूं 2 मिनट के अंदर पूरा ओपन करके मैं दिखा सकता हूँ कि रफ मेथड था क्या ऐसा। इस रफ विधि में ऐसे क्या थी, देखिएगा पहला जो मेथड लिया गया था ये थी रफ पद्धति, रफ मेथड। और ये रफ मेथड क्या था, रफ वर्क नहीं भाई, रफ पद्धति है ना। रफ पद्धति में क्या था, कोई भी एल्डोस आपने काम में लिया, जैसे उच्चतर एल्डोस मैंने लिया ग्लूकोज, इसी की पूरी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट HCOH OH HOH HOH सारा ओपन करना एंड देन CH2। अब ये जो आपने ग्लूकोज था D+ ग्लूकोज, तो ये जो ग्लूकोज था यहाँ कह सकते हैं ये एल्डोहेक्सोज है, ये D+ ग्लूकोज था, D+ ग्लूकोज था। अब इसकी क्रिया कैसे करवाएं, गड़बड़ हो रहा है क्या, साफ ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, रोकिए तो फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए रफ पद्धति हम चल रहे थे, ये मैंने D+ ग्लूकोज लिया हो जाता है। अब इस D+ ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ब्रोमीन जल, और हम जानते हैं ब्रोमीन जल एपॉक्सी कारक की तरह काम करते हैं, फर्स्ट में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इस एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का एसिड में परिवर्तन हो जाता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है, एसिड, कंपाउंड क्या बनेगा CO
OH, then HCOH, then OHH, CHOH का OH ट्वाइस, दोनों को ही सेम है इसने ले लिया। ये भी आपको प्रॉब्लम आए तो ये लीजिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में HCOH, HCOH and then CH2OH। अब बना हुआ जो एल्डोनिक एसिड है तो इसमें जब किसी एल्डोहेक्सोस को उच्चतर एल्डोस को ब्रोमीन लग से ऑक्सीकृत करवाते हैं एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बना हुआ एल्डोनिक एसिड था इसका कैल्शियम साल्ट लेते हैं, तो हम एक ही स्टेप में करवाना चाहें तो वो भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने इसके पहले तो कैल्शियम साल्ट बनाए, कैल्शियम लवणों का शुष्कासन, कैल्शियम लवणों के साथ इसका शुष्कासन करवाया और उसके बाद सेकंड स्टेप में तुरंत हमने क्या कर दिया, इसको फेंटेन अभिकर्मक Fe2+NH2 कमीशन फेंटेन अभिकर्मक के साथ इसको विकृत करवा दिया तो प्रोडक्ट एक कार्बन कम वाले एल्डोस की प्राप्ति होगी। क्या निकल जाएगा यहाँ से? शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अगर कैल्शियम लवण के शुष्कासन करवाए तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम द्विसंयोजी है और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे हमें? 2। ध्यान रखिएगा, डाइवैलेंट लेना पड़ेगा, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। या हम कह सकते हैं कैल्शियम क्या कर दूं मैं, एक परमाणु हाइड्रोजन का तो कैल्शियम क्या कर दूं, 2 के साथ अटैच होता है ना, आधा काम में ले लेंगे आधा मोल। ठीक है, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा जो उसने मैंने प्रोसीजर बताया था। तो उस दिन के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो उस दिन के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट देखते हैं इसकी कैल्शियम लवणों के साथ क्रिया करवाई गई तो कैल्शियम सल्फेट लिया और कैल्शियम सल्फेट के साथ कैल्शियम लवण के साथ क्या करवाया, इसका ड्राई डिस्टिलेशन, इसका शुष्कासन करवाया तो इसके कैल्शियम लवण फॉर्मेट होते हैं। तो अगर एल्डोनिक अम्ल की किसी कैल्शियम लवण के साथ में उसके साथ ड्राई डिस्टिलेशन शुष्कासन करवाया जाता है तो एल्डोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण निर्मित होते हैं। वो हमने बनाए थे CO एंड देन CH हाफ लेता था क्योंकि आधा मोल काम में आ रहा है, देन HCOH, देन OHH, then HCOH, then HCOH, then CH2OH। ये प्रोसीजर हमने वहां बना लिया था और ये जो प्रोसीजर किया गया था इसी प्रोसीजर में हम देख रहे थे कि यहाँ ये कुछ प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहां मैंने ओपन चेन ली थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट प्रोडक्ट बना दिए गए थे। अब यहाँ देखते हैं कि अब क्या हुआ। अब इसके बाद में फेंटेन अभिकर्मक के साथ Fe2+NH2 पहले सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण फेंटेन अभिकर्मक कहलाता है। इसकी उपस्थिति में भी क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, देखो कैल्शियम लवण तो अलग निकल जाएगा, आधा मोल जो भी कम हो गया, साथ में क्या निकल गई, CO2 रिलीज हो जाएगी। अब CO2 रिलीज होते ही क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिएगा यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब हम कहते हैं इसके मान लीजिए 2 मोल काम में लेते तो कैल्शियम होता ना, ट्वाइस कर देते इसका पूरा कंप्लीट, इसका ट्वाइस कर सकते थे, आधा मोल ही लिया ना। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना काम में लेंगे, आधा मोल ले लेंगे, हाइड्रोजन 2 नहीं लेंगे। तो ये बनाया, ये हटाया, तो यहां से तो निकल गई क्या, CO2, यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल। ठीक है, अब वो जो हाइड्रोजन की कितने मोल निकलने चाहिए, 2। हमने एक अणु काम में लेकर के कैलकुलेशन किया है, हम कितना लेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ आधा मोल ले लेंगे इसके वनस्पत। नहीं तो अगर ये कंपाउंड काम में लिया है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैल्शियम का 1 मोल काम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और उस स्थिति में फिर हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब बाहर जाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 मोल बाहर निकलेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, CO2 तो निकलेगा ही, हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन के साथ H2 निकल गया और कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया, HC डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OHH, HCOH, HCOH एंड देन CH2OH। कितने कार्बन है, देखिएगा ये रिंग टूटेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये थोड़ा ये बनाया ये हटा, तो यहाँ से ये समूह टूटेगा पूरा का पूरा, क्लियर। यहाँ से ये समूह हटेंगे पूरे, तो हम इसको
मैं इंडिकेट नहीं करूंगा, यहाँ से समूह निकल जाएंगे और क्या क्या निकलेंगे वो साथ में आपको बता देता हूँ। CO2 और साथ में कैल्शियम लवण भी अलग हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकलेगा, H2O भी निकलेगा। अब ये कहूँ कि केवल एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ी कन्वर्ट होगा, तो वहां क्या हो सकता है, HCO3 माइनस भी निकल सकता है, दो ऑप्शन है। तो CO2 ना निकाले, एक ऑप्शन का मोल था वो यहाँ हो जाएगा CO3 माइनस, देन किसके साथ ऐड होगा वो, अटैच कैल्शियम के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन आ जाएगा HCO3। तो हम ये भी करवा सकते हैं, प्रोडक्ट जनरल ये निकलेंगे, ठीक है। जनरल प्रोडक्ट्स निकलने वालों को मर्डर कर देंगे, तो यहाँ पर भी CO2 मोल्स निकल जाएगा। पेंटेनोमिकल से ऑक्सीजन करवाएंगे, एक कार्बन कम वाले इसकी प्राप्ति होगी, 5 कार्बन वाले एल्डोपेंटोस D+ एडिनोस की प्राप्ति होगी। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये ना लेती तो क्या हो जाता, तो भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, दोनों भी आपको बता देता हूँ। इस प्रोसीजर में तो ये अपनाएंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, तो वो इसकी दिक्कत में याद कर लेता हूँ, उसका आसान था ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या करवाया जाता, यहाँ पे जब इसका क्या करवाया जाता, हमने पेंटेन अभिकर्मक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करवाया, तो ऑक्सीडेशन में क्या कन्वर्जन होगा, तो यहाँ से H2CO3 निकल जाएगा। कार्बन में कैसे कभी कंपाउंड बन सकता है, ये थोड़ा ये बनाना चाहिए। अब चूंकि डबल बॉन्ड थे, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड को OH, और कन्वर्जन क्या हो सकता था, ये थोड़ा ये बना था, ये हटाया, तो यहाँ कंडीशंस क्या जाएगी, यहाँ कंडीशंस ये हो जाएगी कि ये पूरा जब समूह निकलेगा तो इस समूह के निकलने के साथ वो समूह भी तो रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले इसको क्या करवाएंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाएगा। तो COH समूह का सबसे पहले इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाएगा, पेंटेनोमिकल से पहले इसको डीकार्बोक्सिलेट करवाएंगे, CO2 निकल जाए तो CH2OH बने, और जो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड समूह बनते हैं। तो सबसे पहले गर्म किया जाएगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन, प्राप्त क्या हो जाएगा, CH2OH, एंड देन ये समूह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये भी बनेगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर आप करवा देते हैं तो भी, तो ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो भी बनेगा, लेकिन ये रफ पद्धति का मेथड नहीं होगा बनाने का। तो आप इजीली कर सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाया, CO2 रिलीज कर दिया, ठीक है ना। टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बेस दिया करवाई, उच्च ताप पर क्रिया करवाई, CO2 को यहाँ से रिलीज करवाया, तो हाइड्रोजन यहाँ के CH2OH, और हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन पेंटेनोमिकल से करवाया, Fe2+ H2O2, ऑक्सीडेशन यहाँ भी पेंटेनोमिकल से करवा देंगे, तो भी क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड समूह बन जाएंगे। अब देखिएगा क्या कंपाउंड नहीं आ रहा है, वही 5 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ भी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे नहीं कि ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। 5 कार्बन वाला एल्डोपेंटोस ऐसे भी निर्मित हो सकता है, ठीक है। लेकिन रफ पद्धति क्या कहती है, कि रफ पद्धति ये कहती है आपको एक स्टेप्स में ध्यान रखना है, एक कार्बन कम करना है। अगर आपको स्टेप्स याद नहीं हो रहा है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो एल्डोनिक एसिड बना था, यही तो दिक्कत आ रही थी। इस एल्डोनिक एसिड का डायरेक्टली कह सकते हैं कि कैल्शियम लवणों के साथ शुष्कासन, कैल्शियम लवणों के साथ शुष्कासन करवाने के पश्चात हम क्या करवा देते हैं, साथ में इसकी तुरंत क्रिया करवा दीजिएगा, पेंटेन अभिकर्मक के साथ इसको अभिक्रिया करवा दिया जाता है, जिससे ऑक्सीडेट हो जाते हैं, और एक कार्बन कम वाले, एक कार्बन को क्या होगा, CO2 के रूप में रिलीज हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCO, एंड देन आपको हो जाएगा OHH, HCOH, HCOH, एंड देन CH2OH। ये आपके आ जाएगा कौन सा, D+ अरेबिनोस, ये देखिए एल्डोपेंटोस। ओके स्टूडेंट्स, ये थी रफ पद्धति उस दिन की। आज हम दूसरा मेथड काम में ले रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट मेथड के रूप में काम में लेंगे। बहुत सारे मेथड है, वीमान विधि और वॉल वैल्यूकरण विधि। सेकंड मेथड काम में ले रहे हैं, वाल न्यूनीकरण विधि। देखिएगा स्टूडेंट्स, पिछले दिन अभी कुछ थोड़ी देर पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई थी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया गया है, और जल्दी ही अब आपके सामने एक मेथड हम काम में ले रहे हैं, वाल न्यूनीकरण विधि। देखिए अभी वाइट हो रहा है,
ग्रीन बोर्ड की तरफ ध्यान देने में कोई प्रॉब्लम्स आई तो रिएक्शन को आपको कुछ अक्षर दिखाई नहीं देते ना, इस वजह से देखिएगा हमने कहा वाल निम्नीकरण विधि, जो वाल डिग्रेडेशन मेथड होगा, निम्नीकरण जो मेथड काम में लिया गया था, ये इसके द्वारा भी किसी उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें क्या रिएक्शंस होगी, इसमें हम कोई भी एल्डो आप ले सकते हैं उच्चतर एल्डोस, और उस उच्चतर एल्डोस को क्या किया जाता है कि वाल निम्नीकरण विधि में किसी उच्चतर एल्डोस की पहले हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई जाएगी, और हाइड्रोक्सिल एमीन से जब क्रिया करवाते हैं तो हम जानते हैं क्या बनता है, तब बनते ऑक्जिन्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बना हुआ जो ऑक्जिन्स होगा फिर उसको हम क्या करवा देते हैं, बने हुए ऑक्जिन्स का फिर हम कहते हैं कि उसमें कुछ कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन के द्वारा वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर रिसेस में निकल जाए, वहां से रिमूव हो जाए तो साइनोहाइड्रेन्स बनेंगे, और बने हुए साइनोहाइड्रेन का हम एसिटाइलेशन करवाते हैं। जब उसका एसिटाइलेशन करवाएगा, एसिटाइलेशन किनका हो जाएगा, उस कंप्लीट एल्डोस ग्रुप में हाइड्रोक्सी समूह जितने भी होंगे वो सारे के सारे एसिटिलीकृत हो जाएंगे। एसिटिलीकृत जब हो जाएंगे उसके बाद हम क्या क्रिया करवाएंगे, उसको टोलेन अभिकर्मक के साथ में ऑक्सीकृत करवाएंगे। टोलेन अभिकर्मक आप जानते हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉल्ड एज टोलेन अभिकर्मक, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। और टोलेन अभिकर्मक किसका काम करता है, वो ऑक्सीकृत कर देता है जो Ag2O होता है, जिसको AgH के रूप में भी हम कह सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो जो Ag2O होता है वो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और वहाँ रजत दर्पण की प्राप्ति होती है। अब वो ऑक्सीकृत करेगा, सारे एसिटिलीकृत समूह बाहर निकल जाएंगे, सिल्वर एसिटेट के रूप में रिमूव हो सकते हैं, मान सकते हैं तो यही बात। तो और फिर सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे तो कंपाउंड्स क्या आएंगे, तो वो सारी हम डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट प्रोडक्ट जो होगा जनरल वे में क्या होगा, जो यहाँ HCl भी रिमूव हो जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक कार्बन कम एल्डोस की प्राप्ति होगी। तो उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में बदलने का ये मेथड है। तो इसमें कंपाउंड क्या लिया गया, हम एल्डोहेक्सेस ले लेते हैं। चलिए HCO ओपन स्ट्रक्चर ही बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए ग्लूकोज हमने काम में लिया है HCOH। बुक्स में अगर ओपन स्ट्रक्चर नहीं हो तो घबराना नहीं। CH2OH 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की, पहला कार्बन एल्डिहाइड समूह, तीसरे कार्बन प्रोपेन समूह लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपकी D+ ग्लूकोज, और ये D+ ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। हेक्सोज शर्करा इसलिए तो ओ समूह लगना लगता है शर्करा के लिए, हेक्स इसलिए लगा 6 कार्बन है, और एल्डो समूह क्यों लगा है पूर्वक के रूप में, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। अब ये एल्डोहेक्सोज है D+ ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला, इसे 5 कार्बन वाले हमें एल्डोपेंटोज का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्रिया करूंगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ H2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे, हम जानते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन किधर गए, डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ भी बंद के इलेक्ट्रॉन्स भी क्यों ले, हम तो डायरेक्टली कह सकते हैं ना, ये तो ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है भाई। इसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये अगर हाइड्रोक्सिल एमीन होता, ये लीजिएगा, ये तोड़ा यहाँ से, ये तोड़, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्या निकल गया H2, तो यहाँ से हो गया H2O रिमूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। जब H2 रिमूव हो जाएगा तो जो कार्बन ऑक्सीजन क्रियाबंध था, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए दोनों, तो द्विबंधित कार्बन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। क्या बनेगा HCOONOH, ऑक्सीजन बन गया HCOH and then OHH, HCOH, HCOH, CH2OH 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑक्सीजन बन गई। यहाँ भी अब कन्वर्जन हो सकता है, किस प्रकार से, एक जगह में फिर निकाल दिया हमने, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, ये थोड़ा ये बनाया, ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल और निकल गया, क्या बन गई, साइनोहाइड्रेट बन गई, C ट्रिपल बॉन्ड N and then HCOH, then OHH, then HCOH, then HCOH, then CH2OH। ओके स्टूडेंट्स, तो इस
एक वाटर मॉलिक्यूल हमने और रिमूव कर दिया, बता दिया मैंने किस तरह से निकला। वन में क्या आपके ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट, इसका नाम हो गया ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। जो बना हुआ ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट है, अब इसका एसिटाइलेशन करवा देते हैं। एसिटाइलेशन के लिए क्या करेंगे, कितने OH समूह, 1 2 3 4 5। तो इसकी क्रिया किससे करवाएं, एसिटिल क्लोराइड से करवाएं या एसिटिक एनहाइड्राइड से। हमने काम ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का मोल 250, कितने मोल लिए इसके 5। सारे हाइड्रोक्सी समूह एसिटाइलेशन करवाएंगे इसका, और इसका एसिटाइलेशन करवाते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोक्सी समूह एसिडीकृत हो जाएंगे। क्या बनेगा वो अब स्टेप्स में देखते हैं। बता दें यहाँ का, ये देखिएगा, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2O, इसको समझाने के लिए सभी जगह क्या जो होगा देखिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा CH3CO O CO CH3। अब बंद की इलेक्ट्रॉन लगाया, इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या जाएगा, OH बोलने से H+, किसके साथ जाएगा, इसके साथ क्या निकल जाएगा CH3COOH, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन पर क्या आ गया CH3CO समूह, एसिटाइल समूह, यानी ये जो एसिटाइल समूह था इसने किसको रिप्लेस किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ कंपाउंड आएगा आपके C=N and then HCO COCH3, ठीक है। then क्या आ जाएगा CH3O CH3OCO CH and then HCOCOCH3 HCOCOCH3 and then CH2OCOCH, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, ये कहलाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। देखिए ये कहलाएगा पेंटा एसिटिल, ये देखिएगा साइनोहाइड्रेट था ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट, पेंटा, तो ये कहलाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। ठीक है, 5 एसिटिल समूह, 5 एसिटाइल समूह आ गए, तो ये कहलाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। ये फॉर्मेट हो जाता है। अब इस कंपाउंड की क्या करेंगे, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे। जो पेंटा एसिटिल ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट था, अब इसको किसके साथ, AgOH के साथ गर्म कर दिया। अब AgOH क्या है, टोलेनो हीटरमक है, देखो भाई AgOH के 2 मोल लिए, तो गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, ये बनाएगा Ag2O H2, यही है टोलेनो हीटरमक। तो हम चाहे टोलेनो हीटरमक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको AgOH के साथ गर्म करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो टोलेनो हीटरमक को प्रोड्यूस करता है, जब उसके साथ गर्म किया जाएगा सारे एसिटिक समूह यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, साथ ही ऑक्सीडाइज भी होगा। और यहाँ इंटरमीडिएट्स क्या आएगा, वो भी हम देख रहे हैं, सब जगह क्या जाएंगे OH समूह आ जाएंगे। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा साइनोहाइड्रेट कंपाउंड,
6 है, तो 6 कार्बन युक्त यौगिक से 5 कार्बन वाले एल्डोस का जो फॉर्मेशन हुआ है, उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में बदलने की विधि वार नियंत्रण होती है। स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ। इसी में मैंने फर्स्ट स्टेप क्या काम किया था, जो उच्चतर एल्डोस लिया उसकी क्रिया किससे करवाई, उसकी क्रिया सबसे पहले हम करवाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, उसकी क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं जिससे ऑक्सीजन बनते हैं। फिर ऑक्सीजन में से इंटरकॉन्वर्स बनता है, एक जल अणु ने बाहर निकाल दिया था, साइनो यौगिक बने थे, और फिर उसका हम क्या करवाते थे, उसकी जो ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट बना था, फिर उसका हमने करवाया एस्टाइलेशन करवाया। ये स्टेप डायरेक्टली भी आ सकता है, मैंने इंटरमीडिएट के रूप में लिया था, डायरेक्टली वहां से ले सकते हैं। बने हुए का एस्टाइलेशन करवाते हैं, एस्टाइलेशन के द्वारा सारे हाइड्रोक्सी समूह एसिडिफिक हो जाएंगे, पेंटाएसिटिल ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट बनेगा। फिर इसको टोलिक अभिकरण के साथ या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ अभिकृत करवाते हैं, गर्म करते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेप के द्वारा लास्ट में HCl निष्कासित होकर कंपाउंड क्या बनता है, एक कार्बन वाले एल्डोकाइनेज की प्राप्ति होती है। ये तो बाल नियंत्रण विधि। अब नेक्स्ट मेथड चलते हैं, वीरमान मेथड हो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं एक उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में वीरमान मेथड हो रहा है, लेकिन वो हम लेंगे नहीं, पूछा जाता नहीं है। अब हम यहाँ ले रहे हैं न्यूट्रोफिक, आपके लिए ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, लेकिन आप एक तीसरी विधि और ले लेते हैं इसकी, वीरमान। आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा ये, टाइम भी नहीं है इतना, इसलिए वीरमान विधि। देखो वीरमान विधि जो होती है उसमें क्या किया गया था, इसके अंदर क्या करते हैं, वही ऑक्सीडेशन वगैरह सारा प्रोसीजर वही है। तो स्टेप्स को ध्यान रखना, बार बार वही स्टेप्स हो, HCO then HCOH then OHH and then CHOH का whole twice CH2OH, ये आपकी एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन। ठीक है, इसका सबसे पहले ब्रोमीन जल से ऑक्सीडेशन करवा देते हैं वीरमान मेथड में। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा कंपाउंड क्या बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर अणु बनेंगे COOH and then HCOH OHH, आगे के स्टेप्स को लगा देते हैं, CHOH का whole twice CH2OH 6 कार्बन। तो सबसे पहले बनता है एल्डोनिक एसिड, एल्डोहेक्सोज से क्या बना, एल्डोनिक एसिड बन गया। क्योंकि इस एल्डोनिक एसिड के अंदर ध्यान रखिएगा, बता चुका हूँ, एल्डिहाइड ऑक्सीजन हुआ, एल्डोनिक एसिड बना। अब बना हुआ जो एल्डोनिक एसिड था, इसकी भी तो हम क्रिया करवाएंगे, क्योंकि रब पद्धति में अलग हुआ था, ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवाया था, ब्रोमीन जल में ऑक्सीकरण करवा करके और फिर वहां हमने क्या लिया था, बने हुए एल्डोनिक एसिड के कैल्शियम लवण बनाए थे, फिर फेंटेन अभिकरण से ऑक्सीकरण करवाया था। ये पद्धति रब पद्धति है। यहाँ ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवा दिया, एल्डोनिक एसिड बन गए। अब बने हुए एल्डोनिक एसिड को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या लिखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें स्ट्रक्चर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर्स को ओपन ही करके बता देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही रहेगी चीज, सर कहाँ से निकला, एक स्टेप तो भूल गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 6 कार्बन का है, एज इट इज यहाँ भी हमने लिख दिया HCOH and then HCOH CH2OH। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिल निकलने की अल्फा बीटा गामा कार्बन से क्या जाएगा, यहाँ से भी समूह निकलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा OH, और इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या बनेगा CU HCOH एल्डोनिक एसिड का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं गामा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो बना हुआ जो गामा इलेक्ट्रॉन था, इसके किससे क्रिया करवा देते हैं, अमोनिया से। जब इसकी अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो इसके एमाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिंग टूट जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिंग होगी वो ब्रेक होगी, कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ अमोनिया के लिए देखते हैं क्या निकल जाएगा, ऐसे NH3 का, तो इसमें NH बॉन्ड ब्रेक
होगा, H कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर, NH2 कहाँ चला गया, कार्बन का। ये देखिएगा क्या होगा, यहाँ आ जाएगा CO NH2 and then single bond HC OH OHH then HCOH HCOH and then CH2 OH। तो ये जो कम्प्लीटली प्रोसेस देखा हमने, कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एमाइड्स बना। तो ये तो कहलाया एल्डोस्टर 6 कार्बन वाला था, जिससे क्या बना, एल्डोनिक एसिड बना। ब्रोमीन जब से ऑक्सीडेशन करवाने पर बने हुए एल्डोनिक एसिड से गर्म करवाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया जाता है और उसकी अमोनिया पर जुड़ा कर इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाती है, क्या बनते हैं, एमाइड्स बनते हैं। अब ये जो बने हुए एमाइड्स थे, इन एमाइड्स का क्या करवाते थे, क्षारीय सोडियम, ध्यान रखिएगा, क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा इसको विकृत करवाते हैं, यानी NaOH और मिश्रण में क्या किया गया, NaOCl। क्षारीय सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा जब इसको विकृत करवाया गया तो क्या बनता है, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनेगा, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट्स बनेगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना। देखिए CONH2 ग्रुप था ये, अभी कन्वर्ट होगा, देखो वहां से CONH2 था, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, जो CONH2 ग्रुप था इसको इस प्रकार से लिया। अब हमने कहा कि ये NCO ग्रुप में कन्वर्ट होगा, NCO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो NCO मध्यवर्ती बना, और जो NCO मध्यवर्ती बनेगा इसके अंदर साथ में क्या बना, NCOH। आइसोसाइनेट चूंकि मैकेनिज्म पोर्शन नहीं है आपके, बहुत बड़ी मैकेनिज्म हो जाएगी, स्टेप्स को हम करें। आपको ध्यान रखना है कि जब इसको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के क्षारीय विलयन के साथ अधिकृत करवाते हैं तो एक आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट वाला प्रोडक्ट बनता है, NCOH OHH। ये स्टेप्स आप ध्यान रख लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएंगे हमारी दिक्कत हो जाएगी, स्टेप जितनी बढ़ेंगे दिक्कत पहले हो जाएगी। ये लीजिएगा, ये आपके आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, ध्यान से मैंने ब्रैकेट में लिया है। अब हमने क्या करवा दिया, इसको क्षारों के साथ गर्म कर दिया, NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे, प्रमुख क्षारों के साथ गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाएगा। तो आपने पढ़ रखा होगा, ये पढ़िएगा NaOH और यहाँ भी दिया NaOH, यहाँ से क्या निकल गया, Na2CO3 Na2CO3, यहाँ क्या आ गया, दोनों हाइड्रोजन आ गए, लेकिन ये बैंड बॉन्ड भी तुरंत नहीं होगा, ये थोड़ा ये बना और ये हटा, तो दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर आए थे, वो इस हाइड्रोजन के साथ NH3 में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या निकलेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा HCl। स्टेप्स पे एक और बता देता हूँ क्योंकि आपकी दिक्कत नहीं आएगी, वो तो रिमूव हम करवा देंगे। जब ये इसके साथ गर्म किया तो इसका अपघटन हुआ, और अपघटन पर कितने मोल मिले इसके, 2 मोल, क्या बना, NCOH। एक स्टेप से बता देता हूँ, ये स्टेप और बढ़ गई है इसमें। आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट के साथ जब NaOH के साथ गर्म किया तो यहाँ से क्या निकल गया, Na2CO3, ठीक है। इसके 2 मोल लेने हैं, यहाँ रखें उसके, और यहाँ आएगा HCOH NH2 and then OH HOH and then HOH। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेप्स ही हैं, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, क्या निकल गई, NH3। तो हम यहाँ दे सकते हैं, और साथ में इतना निकला कि जब इसको NH के साथ गर्म करते हैं तो Na2CO3 तो निकलता ही है, साथ में बता निकल गई अमोनिया भी निकल गई। आ गया आप समझ में, क्या निकल गया, ऐसे H और इसका क्या निकल गया, NH2, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला क्या हो गया, एल्डोपेंटोस, 5 कार्बन वाला। तो ये थी आपकी बेईमान विधि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन होता है, उसके लिए हम 3 मेथड देखे, रफ पद्धति, बाल विनिकरण विधि और बेईमान। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि 30 के लाइक्स बहुत कम है। और थोड़ा सा मान लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट डालिएगा, रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और नेगेटिविटी को बाहर निकाल करके थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लाएं अपने माइंड में, और थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखें। कुछ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन यह है कि ये यूनिट कहीं ना कहीं रिलेटेड आपके फर्स्ट यूनिट से, सिंथेसिस ऑफ इनोलेट से, तो वहाँ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इस यूनिट को करवाएंगे। यहाँ से मैं कुछ मेन टॉपिक से उठा रहा हूँ, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर तो करवा ही दिया था, उसके बाद मैंने आपको मेथड्स क्या करवाए थे, इसके मेथड्स भी करवाए आपको। मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन और उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम कौन सा देखेंगे, उस टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी एक एल्डोस का कीटोस में, कीटोस का एल्डोस में परिवर्तन। वो नेक्स्ट वीडियो में